चलो, तो आज का अपना टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस पे हम कल एक छोटी सी बात कर चुके थे कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में कोई बड़ा अंतर नहीं होता है। आसान भाषा में कहा जाए तो केमिकल रिएक्शन जिस चीज को इंग्लिश में कहने का तरीका है केमिकल इक्वेशन, उसी बात को केमिस्ट्री और मैथ्स में कहने का तरीका है। आसान भाषा में अगर हम इस चीज को ऐसे कहें तो ज्यादा इजी होगी। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस या केमिकल इक्वेशंस कुछ भी कहें। तो बेसिकली ये हमारा चैप्टर है। अभी हमें टोटल मिला के जो चीजें सिखाएगा, अगर इसको आसान बनाए तो कल बता चुका था मैं 5+3+5। तो इसको यहाँ हाईलाइट कर देते हैं आज के टॉपिक के लिए। ये चैप्टर टोटल मिला के 13 बातें सिखाएगा हमें। अगर ये 13 बातें बहुत अच्छे से पकड़ ली तो हमने ऑलमोस्ट चैप्टर के अंदर जो कुछ था सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से देख लिया। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, जो है फर्स्ट 5। कल इस पर एक छोटा सा डिस्कशन हो चुका था, फिर से करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, इस पे जाने से पहले अब हम कुछ बेसिक्स और बात कर ले केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है? तो व्हेन टू और मोर substances react and produce new substances, this is called a chemical reaction। बुक भी हमारे पास है, थोड़ा बुकिश डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन जो मिलेगी वो देखते हैं। तो कुछ बेसिक डेफिनेशन हमेशा काम आ जाती है, कभी कभी 1 मार्क्स में तो में मिलेंगे है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ये एक बहुत अच्छा डेफिनेशन है। एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें नए पदार्थ पैदा होते हैं जिनके गुण भी पुराने वालों से अलग होते हैं। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है इस डेफिनेशन का, नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ। अब इसी को केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन तक और चलते हैं थोड़ा सा। एक और बढ़िया बात लिखी है इसी पैराग्राफ में, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात कि एटम कन्वर्ट नहीं होते, कि कार्बन का एटम ऑक्सीजन का एटम बन जाता है या ऑक्सीजन का एटम सल्फर का एटम बन जाता है, ये कभी नहीं होता केमिकल रिएक्शन के दौरान। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चीजें रिएक्ट कर रही थी उनके एटम आपस में रीअरेंज हो जाते हैं। इस वाले का एटम उसमें चला जाता है, उस वाले का एटम इसमें आ जाता है। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, जो आगे चीजों में देखेंगे। तो ये भी बढ़िया बात है जो इन्होंने यहाँ स्टार्टिंग में बता दी। अब है मेन चीज, जो चीजें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो चीजें जो हमने देखा नई सब्सटेंस बनते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो इनकी डेफिनेशन दी हुई है, द सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोड्यूस हुआ है इसलिए प्रोडक्ट। तो अब एक एग्जांपल से सीखते हैं। ये डेफिनेशंस बुक में मिल जाएंगी, इन पे ज्यादा काम नहीं करना है, और मैंने लेक्चर में बोल दिया है तो रिकॉर्डेड में मिल जाएगा, नोट कर लेना। मुद्दा ये है, एग्जाम्पल क्या है, C+O2 इज इक्वल टू CO2। काफी कॉमन एग्जाम्पल है रिएक्शन का। तो पेपर जलाएं, लकड़ी जलाएं, कुछ भी जलाएं तो CO2 बनेगी, क्योंकि काफी तक हर चीज में कार्बन मौजूद होता है। तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अब इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट था डेफिनेशन का, केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस जिनकी नई प्रॉपर्टीज होती हैं वो बनते हैं। काफी काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये। कार्बन एक ऐसी चीज है जो जलने के लिए फेमस है, जलने के लिए इसको जलाया जाता है, काफी आसानी से जल भी जाता है। ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जिसके बिना किसी चीज का जलना संभव नहीं है। कोई भी चीज जल रही है तो ऑक्सीजन वहां पर होगी। यानी हमने एक ऐसी चीज ली जो जलने के लिए फेमस है और एक ऐसी चीज जो जलाने के लिए फेमस है, लेकिन इन दोनों के मिलने पर जो चीज बनती है आप हैरान हो जाएंगे ये जान के कि ये चीज बुझाने के लिए फेमस है। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होती है। तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज, जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज कैन बी फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन जलता है बहुत ही अच्छी तरह, लकड़ी, पेपर और कई तरह की चीजें जो हमारी डेली लाइफ में आती है वो सब कार्बन की से बनी हुई है। ऑक्सीजन के बिना जलना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वो चीजों को जलाता नहीं, बुझा देता है। तो ये बहुत ही हैरान करने वाला। एक और एग्जांपल है बहुत फेमस, खुद समझ जाओगे। हाइड्रोजन इज द बेस्ट फ्यूल इन द वर्ल्ड राइट नाउ। बेस्ट फ्यूल इन द वर्ल्ड राइट नाउ इज हाइड्रोजन, क्योंकि 1 किलो हाइड्रोजन को जलाने से, ऐसे समझते हैं, और ये चैप्टर 3 पढ़ा रहा हूं मैं फिजिक्स का इस साल का, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो उसमें हम सीखेंगे हाइड्रोजन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी वी हैव टुडे। हाइड्रोजन किसी भी सेकंड नंबर का जो फ्यूल है, ऐसे समझे, हाइड्रोजन फर्स्ट है, सेकंड नंबर का जो फ्यूल है हाइड्रोजन उससे 5 गुना बेहतर है।
हाइड्रोजन को जलाने पर 1 किलो हाइड्रोजन और 1 किलो सेकंड नंबर वाला फ्यूल, जो कि अराउंड मेरे ख्याल से शायद मेरे को याद आ रहा है, इट इज अनदर गैस सीएनजी और एलपीजी। उसके नीचे से डीजल, पेट्रोल, काउडंग, लकड़ी पकड़ी सब आता है। ये सब फ्यूल है। तो इनमें सबसे बेस्ट है हाइड्रोजन आज की डेट में, जो सेकंड नंबर वाले से 5 गुना ज्यादा एनर्जी देगी। मतलब 1 किलो सेकंड वाला जलाओ, 1 किलो फर्स्ट वाला जलाओ, आप 5 किलो नमकीन बना सकते हो इस पर हाइड्रोजन पर, जबकि 1 किलो, ऐसे समझ सकते हैं थोड़ा अंदाजा से, ये आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपको ज्यादा फायदा वहां है कंपेरेटिवली। तो हाइड्रोजन बेस्ट फ्यूल है जो जल के सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो हमने 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लिए। हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है, एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाया जाता। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लिए और उन्हें एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलाया, और रिजल्ट है 2 पानी के मॉलिक्यूल। कहानी रिपीट हो गई। ये भाई साहब दुनिया में सबसे फेमस है जलने के लिए, इनसे भी ज्यादा, इवन सबसे ज्यादा। ये तो जलाने के लिए होने ही होने, लेकिन ये प्यास भी बुझा देते हैं और आग भी बुझा देते हैं। तो ये इस तरह की रिएक्शंस हम देखते हैं जो यहां पर होती है कि सब्सटेंसेस जो इन्वॉल्व किए गए थे वो कुछ अलग ही प्रॉपर्टीज शो करते थे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स काफी अलग थे, लेकिन जो सब्सटेंस उन दोनों के मिलने से बन जाता है वो काफी डिफरेंट हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कॉपर के बर्तन में दही मत जमाना। पढ़ेंगे क्यों? क्योंकि ये एक जहरीला पदार्थ बन जाएगा। कॉपर तुम्हारे घर की चीज नहीं है, केमिस्ट्री की दी हुई चीज है, और इवन तुम्हारा घर और तुम्हारे घर की चीज है भी केमिस्ट्री की दी हुई चीज है। तो उनसे छेड़खानी करने से पहले उनके नियमों को समझना जरूरी है। तो चलिए अब आते हैं मजे के साथ टॉपिक के अंदर कि रियलिटी में केमिस्ट्री काफी मजेदार चीजें करती है, काफी अपोजिट चीजें भी करके दिखा सकती है। तो इन्हीं एग्जांपल से हम कुछ और बातें जो यहां से सीख सकते हैं कि ये हमारे रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। एनीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड एवरीथिंग ऑन द राइट हैंड साइड। इस बार दोनों बार अभी किस्मत से एक ही एक चीज है, बट यहाँ पे 2 या 5 चीजें भी जैसे भी हम देखेंगे अभी रिएक्शन में हो सकती हैं। तो राइट हैंड साइड की चीजों को हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो द सब्सटेंसेज, हाँ क्या हुआ दिव्यांश? आवाज क्लियर नहीं थी? तो दिव्यांश बैग जाके वापस आ जाओ, ये होता है कुछ कुछ पे, तो एक बार बैग जाके अंदर आ जाया करो। सो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये थी कुछ बेसिक डेफिनेशन। एक और एग्जांपल लिया है यहाँ पे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जिसको हम आगे और रिएक्शंस में देखेंगे। तो एग्जांपल्स पे बिल्कुल पीछे मत पड़ना, रिएक्शंस का ढेर हम यहाँ पे लगा देंगे ऐसे ही पढ़ते पढ़ते। अब आते हैं कुछ आगे की चीजों पे जो बुक के अकॉर्डिंग देखें तो 5 आ गया है ऑलमोस्ट हमारा। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे मैं फिर से बता दूं, बुक जो सिखाना चाह रही है, 2 तरह के चेंज या 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं। ये तुम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। 2 तरह की रिएक्शंस होते हैं या 2 तरह के चेंज, ये की बात है, क्योंकि चेंज ही हो रहा है, देख लिया हमने। रिएक्शन में भी आखिरकार एक चेंज हो जाता है। तो चेंजेस आर ऑफ 2 टाइप, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। आज इसमें एक बहुत ही क्लियर अंतर बारीकी से समझ लो, वरना बार बार परेशान होते रहोगे। तो हम जब केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, यानी फिजिकल रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे। यानी केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज कहलाता है और वो केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होता है। पूरी केमिस्ट्री जो इस साल पढ़ी जाएगी और लास्ट ईयर जो तुमने पढ़ी वो केमिकल चेंजेस को डील करती है। इतना जानने पर अब हम समझेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल चेंज एंड अ केमिकल चेंज। तो एनी चेंज विच डू नॉट क्रिएट अ चेंज इन द सब्सटेंस इन्वॉल्व is called physical change in the properties of the substance involved. But if it creates a change in the properties of the substances involved, it is a chemical change. उदाहरण से सीखते हैं। मैंने एक पेपर लिया और उसको घड़ी करके रख दिया। This is a physical change, क्योंकि पेपर अभी भी पेपर है, सीधा पेपर, फोल्डेड पेपर, डजंट मैटर, फिजिकल चेंज, चेंज हुआ। लेकिन अगर इस पेपर में आग लगा दी, अब वो पेपर पेपर ही नहीं रहा, it is CO2 now. So this is the basic difference between a physical change and a chemical change. सब्जी काट दी is a physical change. सब्जी को पका दिया is a chemical change. तो most of the time है ना, हम एक और चीज भी देखेंगे कि फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, बैक किए जा सकते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम ही होता है, हमेशा जरूरी नहीं है। जैसे सब्जी एक बार कट गई तो उसको दोबारा जोड़ नहीं सकते, कैन बी, बट ऐसे हर बार ऐसे नहीं सोचना है। Physical changes are most of the time reversible. Chemical changes are not normally reversible. They are reversible under special conditions. यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के अगर पानी बन गया तो ऐसा नहीं है कि पानी को तोड़ के रोज रोज घर में बैठे बैठे हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना ले। They can be converted back into hydrogen and oxygen by a special method. और इस पे भी बात करें, 3 ही स्पेशल मेथड हैं जिनकी मदद से केमिस्ट्री में काम किए जाते हैं, और वो स्पेशल मेथड्स हैं हीट,
लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और पानी को तोड़ने के लिए, काय में तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कोई बता सकता है? नहीं। हाँ, यहाँ हमारे पास आदि कह रहा है हीट, फिर कह रहा है लाइट। क्या लगता है ये दोनों सही जवाब है? क्योंकि ये दोनों गलत जवाब है। जवाब है इलेक्ट्रिसिटी। कभी हमने पानी को गर्म किया? बहुत बार किया, रोज ही करते हैं। हुआ है कभी ऐसा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया? नहीं होता है। हीटिंग वाटर इज अ फिजिकल चेंज। गेट दिस पॉइंट, समझ गए ना? पानी को गर्म किया, भाप बन गई, क्या हुआ? फिजिकल चेंज, क्योंकि वो H2O था, H2O ही है। चेंज इन स्टेट इज अ फिजिकल चेंज। क्लियर? किसी सब्सटेंस को लो और उसकी स्टेट बदल दो, सॉलिड लिक्विड गैस में आपस में कुछ इंटरचेंज कर दो, लोहा पिघला दो, इज अ फिजिकल चेंज। लोहे में जंग लग गई, केमिकल चेंज। तो इस तरह चीजों को समझते हुए अब हम टॉपिक में घुस रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, चैप्टर मेनली 5, 3, 5, 13 चीजों से खाता है। तो अभी तक जो हमने सीखा वो रॉ मटेरियल है, जिसकी मदद से हम अब इस चैप्टर में एंटर करेंगे। तो पहले 5 चीजें हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि चैप्टर हमें केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन, जो कि ऑलमोस्ट एक ही बात होती है, वही सिखा रहा है। तो शुरुआती 5 चीजें हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कैसे पहचाने कि जो चीजें हमने मिलाई थी, यानी हमारे रिएक्टेंट ने रिएक्शन कर ली और प्रोडक्ट बना दिया, ये है मेन टॉपिक, जैसे हम शॉर्ट में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो इसके 5 तरीके हैं, 5 पहचान है जिनसे हम एक केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि आपने रिएक्टेंट्स मिलाया। अब मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बात करूंगा, काय में बात करूंगा, टेक्निकल टर्म्स में। तो टेक्निकल टर्म्स क्या होती है, इसको भी समझो। जब हम किसी टॉपिक की स्टडी कर रहे हो तो उस टॉपिक में काम आने वाले जो शब्द होते हैं वो उसकी टेक्निकल टर्म्स कहलाते हैं। जैसे कि रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर की टेक्निकल टर्म है, तो टेक्निकल टर्म्स में बात करेंगे। तो तो जैसे कि थोड़ा और उदाहरण से समझ लें, नो बॉल इज अ क्रिकेटिंग टर्म। अब क्रिकेट इज नॉट अ टेक्निक, इज अ स्पोर्ट। तो नो बॉल, वाइड बॉल, सिक्सर, these all are sporting terms or cricketing terms. Similarly, these all are technical terms. This is technology, science and technology. तो समझ में आना चाहिए, तो टेक्निकल टर्म्स में बात कर रहे हैं। हाँ, तो हमने लिए रिएक्टेंट और उनको मिला दिया, है ना? उनको मिलाने से रिएक्शन हुई या नहीं हुई, ये कैसे पता लगता है? तो इसको पता लगाने के 5 तरीके हैं, और वो 5 कहलाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। नंबर 1 इज एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अगर आप अपने रिएक्टेंट्स को मिलाने पर किसी गैस को एवोल्यूट होते हुए, उड़ते हुए, उठते हुए देखें, तो कह देना कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो गई है। अगर कोई सॉलिड पार्टिकल्स नीचे जाके बैठने लगे, एग्जाम्पल्स अभी अपन पहले लिख लेते हैं, फिर तब पे बात करेंगे, या ये भी अच्छी बात है, एक एक का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लो तुमने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला। जिंक जो कि सल्वर जैसा दिखता है, चांदी जैसा दिखता है, उसको जो छोटी छोटी गोलियां ली, उसका पाउडर लिया। गोली भी जरूरी नहीं है कि गोली लानी है, छोटे छोटे पीसेस लिए जिंक के काफी, ताकि वो रिएक्शन कर सके। समझ रहे हो? एक बड़ा सा टुकड़ा जिंक का लेके सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दोगे, दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे नहीं करना है ना? क्योंकि बात को समझो, क्यों नहीं करना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछना चाहिए था कि क्यों नहीं करना है। बड़ा सा टुकड़ा उठा के सीधे फेंक दिया उसने, तो ऐसा करने से एक तो खतरा है, वो एसिड उछल के तुम्हारे मुंह पे आ जाएगा। चलो तुमने केयरफुली फेंक, ये बच्चों वाला मिस्टेक नहीं कर रहे अपन। अब टेक्निकल मिस्टेक होगा, इतना बड़ा टुकड़ा तुमने डाल दिया, तो मिस्टेक कहां होगी? हम जानते हो उतने बड़े टुकड़े में करोड़ों अरबों जिंक के एटम्स हैं, और रिएक्शन कौन करते हैं? एटम। अब अगर आपने इतना बड़ा टुकड़ा डाल दिया, तो होगा क्या? उसके सरफेस पे जो एटम्स हैं सिर्फ वही रिएक्शन कर पाएंगे, अंदर वालों को थोड़ी एसिड घुस के जा रहा है। गेटिंग दिस? तो इस सिचुएशन में जो रिएक्शन है वो काफी स्लो हो जाएगी। उसी समय पे अगर आपने इतने बड़े टुकड़े के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, इतने बड़े पीस को बहुत छोटे छोटे पीसेस में बांट दिया, तो क्या होगा? आपने जैसे ही इतने सारे पीसेस डाले, तो हर एक के सरफेस पे जो एटम्स हैं उनने रिएक्शन करना शुरू कर दिया, जो कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे। तो ये समझ में आना चाहिए। इस तरह तो आपने जिंक के छोटे छोटे पीसेस को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला। याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड और कोई भी एसिड कभी भी किसी रिएक्शन में प्योर इस्तेमाल नहीं होता, पानी में मिला के इस्तेमाल करते हैं, इसलिए एक्वस था ये। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस फॉर्म में था, यानी पानी में। समथिंग विच इज रिलेटेड टू पानी इज कॉल्ड एक्वा। इसलिए पानी में रहने वाले जानवरों को एक्वाटिक या एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं। सो एक्वस सॉल्यूशन, और जिंक सॉलिड फॉर्म में था ऑब्वियस। तो हमने ये रिएक्शन कराई, तो इसको रिएक्शन को कराने पर हम देखते हैं कि वहां पर जिंक सल्फेट नाम का एक सॉल्ट है जो पैदा हो गया है पानी के अंदर।
और ये मैं श्योर नहीं हूं, आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये सॉल्यूबल है कि नहीं है। अगर ये सॉल्यूबल है तब तो ठीक, नहीं है तो क्या होगा उस पर आगे बात करेंगे। बट अभी भी ये रहेगा कैसा, पानी में घुला हुआ, क्योंकि पानी था उस सॉल्यूशन में। गेट माय पॉइंट। हमने यहाँ रिएक्शन में पानी नहीं लिखा है, पानी जस्ट रिएक्शन में पड़ा हुआ है। रिएक्शन होती किस किसके बीच में है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये भी याद रखना है। तो पानी क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान उस बर्तन में मौजूद था, उसी बर्तन में ये वाला सॉल्ट घुल जाएगा या फिर नीचे जाके बैठ जाएगा, यानी ये रिएक्शन हमारा सेकंड पॉइंट भी बनाएगी जिसका हम अभी बात करेंगे। लेकिन मेन चीज जो होने वाली है वो है हाइड्रोजन गैस निकलेगी, गैस के फॉर्म में हाइड्रोजन यहां से आएगी और ये उड़ जाएगी। तो हम देखेंगे कि इस बीकर में जिसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड भर रखा था और ऊपर से जिंक की गोलियां गिरा रहे थे, उस बीकर में एक गैस उड़ रही है और ये हाइड्रोजन है। इसको साबित करने के लिए उस बीकर के मुंह पे एक मोमबत्ती ले जाना, वहां से चिटर पिटर की आवाज आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जब जलती है तो ऐसे ही चिटर पिटर करती है और थोड़ी सी जैसे फुलझड़ी जलती है वैसी चिंगारियां निकलती हैं। तो ये प्रूफ है कि वहां से जो गैस निकल रही है वो भी हाइड्रोजन है। तो ऐसे पूरे चेक भी किए जाते हैं। ये हमने एक रिएक्शन में बहुत डीपली जाके देखा कि सच में तुम अपनी आंखों के सामने रिएक्शन कर रहे हो, ऐसी फीलिंग ले सको, विजुअलाइजेशन पर बात हो रही है। तो ये हमने देखा, तो ये प्रूफ हो गया कि हाँ भाई हो गई रिएक्शन। क्योंकि वैसे तो काफी सारी चीजें, ऑलमोस्ट पांचों कैरेक्टरिस्टिक इस रिएक्शन में हमें देखने को मिलेंगे। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक लिख लें, ताकि इसलिए मैं चाह रहा था कि पहले कैरेक्टरिस्टिक लिख लें ताकि मैं एक ऐसी रिएक्शन लिखूं जिसमें सब कुछ देखने मिल जाए। तो बताता हूं कैसे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस। नंबर 2 इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो किसी सॉलिड चीज का नीचे बैठ जाना कहलाता है प्रेसिपिटेट। तो अगर कोई प्रेसिपिटेट बन गया है दो चीजों को मिलाने से, प्रेसिपिटेट है ना, तो भी कह सकते हैं कि वहां पर कोई रिएक्शन हुई, क्योंकि आपने जो दो चीजें मिलाई थी उनमें ऐसी कोई चीज नहीं थी जो नीचे जाके बैठ जाए। फिर भी कोई चीज नीचे जाके बैठ गई, मतलब हैरानी की बात है, कुछ हुआ और कुछ हुआ तो फिर हुआ क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई। तो मैं जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि जिंक सल्फेट सॉल्ट है, एक सॉल्ट होता है ये जिंक सल्फेट, ये पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा ये श्योर नहीं है मुझे। गूगल करो जिंक सल्फेट पानी में घुलता है कि नहीं। अगर ये पानी में नहीं घुलता है तो यही रिएक्शन आपको ये भी साबित करके दे रही है, क्योंकि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ये सॉल्ट उस पानी में नीचे जाके बैठ जाएगा और हाइड्रोजन उड़ जाएगी। मतलब क्या शानदार रिएक्शन है कि पानी आ चुका है, प्योर पानी आपकी आंखों के सामने, एक सॉल्ट है जो नीचे जाके बैठ चुका है, तो उसको आप वहीं के वहीं छोड़ के बर्तन को डिकेंटेशन, अगर आपने सुना है ध्यान से 8th क्लास में, डिकेंटेशन एक मेथड होती है। इस मेथड से आप प्योर पानी अलग कर सकते हैं, जिंक सल्फेट अलग कर सकते हैं, जिसको बेचा जा सकता है मार्केट में दूसरे कामों के लिए। और हाइड्रोजन तो उड़ गई, उसको उड़ने से बचाने के लिए एक पाइप लगा दो उसके मुंह पे, आप बीकर लगाएंगे इस तरह वाला, ये वाला बीकर भी आता है, इसकी मदद से आप इस पे पनल लगा के हाइड्रोजन को भी रिकवर कर सकते हैं। ये सब किया जाता है। तो ऐसे रिएक्शन करानी है, ठीक है। तो बाकी ये बाद के मुद्दे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए है ये तो, लेकिन फिर भी इनको ध्यान में रखो क्योंकि चैप्टर तुमने पढ़ा, इंडस्ट्री तुम्हें भी खुलनी हो सकती है। तो हाइड्रोजन ऐसे बनाते हैं इंडस्ट्री वाले, ध्यान रखना। हाइड्रोजन महंगी है, अगर एसिड सस्ता पड़ रहा है और जिंक सस्ता पड़ रहा है, हाइड्रोजन ज्यादा कीमत पर बिक रही है, तो आराम से ये रिएक्शन लगाने से भी कोई इंडस्ट्री नहीं रुकेगी। जैसे कि अभी तुम लोग इंडिया में देख रहे हो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो ऑक्सीजन भी किसी तरह ऐसे ही प्रोड्यूस की जाती है, हालांकि उसका मेथड फिजिकल है, ध्यान सुन लेना, फिजिकल मेथड यूज किया जाता है। अच्छा ऑक्सीजन लास्ट ईयर वैसे 9th क्लास में मैं सिखा चुका हूँ। 9th क्लास में चैप्टर 3 में ये प्रोसेस दी थी केमिस्ट्री के अंदर कि कैसे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। चैप्टर 2 में इस पर अलग से फिर से बात करेंगे, क्योंकि 10th क्लास में एक अपन को एग्जाम देना है एनटीएससी, और एनटीएससी में 9th का सिलेबस दोबारा आता है, तो उसके लिए दोबारा बात करेंगे। अभी जितना सीख रहे हो एक्स्ट्रा में उसको अपने दिमाग में ऐड करते चलो। चलिए आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट के लिए मान लो कि जिंक सल्फेट पानी में नहीं घुलता, तो यही रिएक्शन आपको सिखा रही है कि ये बन गया प्रेसिपिटेट। मान लो और भी आगे और रिएक्शन आएंगे जिनमें कई सारे सॉल्ट या सॉल्ट ही होंगे। देखो मुद्दे की बात, एसिड पानी में घुल जाएगा, बेस भी मोस्टली पानी में घुल जाएगा, कुछ सॉल्ट पानी में घुलते हैं, कुछ सॉल्ट पानी में नहीं घुलते, ठीक। तो इसीलिए कोई सॉल्ट ऐसा आएगा अभी हम देखेंगे जो पानी में नहीं घुलेगा, तो वो प्रेसिपिटेट बना रहा है। तो प्रेसिपिटेट बनता है, कैसे बनता है ये समझ में आ गया हो, तो हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3। इवन पॉइंट नंबर 3, 4, 5 को याद करना भी और आसान है। पहले ही हमने चैप्टर को 13 टुकड़ों में बांट दिया है, फिर इन 5 को भी और आसानी से कैसे याद करना है कि 3, 4, 5 है चेंज, 3 अलग प्रकार की चेंज। तो पहला है चेंज इन कलर, लिख लेते हैं चेंज इन कलर। तो बिल्कुल क्लियरली बता दूं एक बात कि ये रिएक्शन आपको चेंज इन कलर का भी सबूत दे रही है। जिंक, जो कि मैं बहुत बार बोल चुका था पहले कि ये सिल्वर कलर का होता है, सिल्वर जैसा दिखता है, सिल्वर जैसा दिखता है, सारे ही मेटल सिल्वर जैसे दिखते हैं, एक दो को छोड़ के, जैसे कॉपर और गोल्ड, ये लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। सल्फ्यूरिक एसिड दुनिया जानती है कैसा दिखता है, पीला। हाइड्रोजन कलरलेस हो गई,
तो भाड़ में गया जिंक सल्फेट, मेरी रिएक्शन में चेंज इन कलर हो चुका है। मैंने तो दो अलग अलग, एक खूबसूरत और एक बदसूरत चीज मिलाई। हाँ, अब ये बेसिकली वो कह रहा है बॉटल के कलर में अपन तो ट्रांसपेरेंट बॉटल इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइड्रोजन इज कलरलेस, चेंज इन कलर ऑब्जर्व हो गया। और हैरानी की बात, जिंक सल्फेट जहां तक मुझे याद है इसका कलर होता है सफेद। सफेद। अब ये पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है वो सेकेंडरी मैटर है। हमारे घर में जो NaCl है उसका कलर कौन सा है? व्हाइट। उसका कलर है व्हाइट, लेकिन पानी में जाने के बाद कलरलेस। तो जो जिंक सल्फेट है बेसिकली उसका भी अगर हम कलर पकड़ के बैठ जाए तो वो है व्हाइट, और अगर ये पानी में नहीं घुलता है तो फिर तो तब भी व्हाइट। अगर ये पानी में घुल गया तो मे भी कलरलेस, पानी में नहीं घुलता होगा, अगर प्रेसिपिटेट बनाता होगा तो ये भी व्हाइट, मतलब सिल्वर और येलो मिलाए व्हाइट और कलरलेस ले गए, तो ऑब्वियसली चेंज इन कलर रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। नंबर 4, चेंज इन टेम्परेचर लिख लेते हैं या चेंज इन पहले स्टेट लिख लेते हैं, कोई भी आगे पीछे लिखो फर्क नहीं पड़ता, 5 पॉइंट है। चेंज इन स्टेट साफ साफ आंखों के सामने है, सॉलिड और एक्वस मिलाए थे, एक्वस और गैस मिले हैं, और भगवान ना चाहे जिंक सल्फेट पानी में नहीं घुला तो इसको एक्वस नहीं सॉलिड ही लिखेंगे। एक्वस तो वो होता है जो पानी में घुल जाए, समझ गए ना, पानी में घुल जाए, ये तो पड़ा है चुपचाप, तो पानी भी अलग होगा, वो पानी को छोड़ो मारो गोली, मुद्दा है चेंज इन स्टेट अभी भी है। अगर ये सॉलिड एक्वस से एक्वस गैस भी बन जाए तब भी, क्योंकि गैस तो हमने ली ही नहीं थी। और आखिरी है चेंज इन टेम्परेचर। ये बेटा 2 मिनट लगेंगे, बैग जरा गूगल कर दे। एक इज जिंक सल्फेट सॉल्यूबल इन वाटर, जल्दी चेक कर ले, बिल्कुल तुरंत, मतलब रुका ही मत करे, तो इवन करके आ जाना था, पता है 5-4 लोग पीछे फोन लेके बैठे हो हाथ में, इतनी देर लगनी नहीं थी, मैं 5-6 बार बोल चुका हूं, मैं तो तुम्हें पढ़ा रहा हूं इसलिए पीछे नहीं जा सकता हूं, लेकिन तुम लोग में से कोई भी जंप मारता कि ये कौन से कलर का होता है, यही तो करना है केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए बेटा। व्हाट इज द कलर ऑफ जिंक सल्फेट, सर्च मारो, रुक जाते हैं 1 मिनट, जल्दी से सर्च करो, जिंक सल्फेट पानी में घुलता है कि नहीं ये सर्च करो, और जिंक सल्फेट का कलर क्या है ये सर्च करो। हाँ दिव्यांश, सॉल्यूबल है, चलो, तो अपनी बदकिस्मती है कि ये एक्वस निकला, और प्रेसिपिटेट में ये एग्जांपल काम नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है, प्रेसिपिटेट के केस में ये एग्जांपल काम नहीं आएगा, सॉलिड बिठा दें एक्वस है। नंबर 2, कलर क्या है इसका बेटा? ठीक है ठीक है, इसके अलावा नॉर्मली लिखते कलर ऑफ जिंक सल्फेट। हाँ आराम से कर ले, कलरलेस, चलो ठीक है, तो पानी में घुल जाता है और कलरलेस, तो एक नंबर 3 चेंज इन कलर, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है भाई साहब, 2 कलरफुल चीजें मिलाई, कुछ भी नहीं मिला, पानी हो गया ये पानी, क्यों जैसे पानी में नमक घुलता है पानी पानी दिखता है, नमक तो दिखता ही नहीं, ये भी वही हो गया कि कलरलेस, खुद ही कलरलेस, पानी में जाके और कलरलेस, गेटिंग दिस? तो और इवन हैरानी की बात समझ रहे हो, ये कलरलेस सॉल्ट है, पानी में घुलेगा ना घुले तुम्हारी आंखों के सामने दिखेगा नहीं, वो तो दिखता कैसे है, अगर तुम्हें ऐसे बता दो तो शक्कर भी कलरलेस होती है, गेट माय पॉइंट, शुगर इज कलरलेस, वो क्रिस्टल्स है इसलिए तुम्हें दिखाई दे रही है, तो जस्ट क्रिस्टल की फॉर्म में तुम्हें जिंक सल्फेट भी मार्केट में मिलेगा, क्योंकि है भैया दिखता है, तो खरीदोगे कैसे, है ना। टाटरी देखिए ना तुमने, टाटरी वो भी कलरलेस है, ऐसे समझ गया, वाटर इज कलरलेस लेकिन दिखता है भाई साहब, तो ऐसे भी कलरलेस नहीं होती कोई चीज, है ना, तो बात को समझना है। लेकिन काफी सारे एग्जाम, इवन 4 एग्जाम्पल, चेंज इन टेम्परेचर की भी बात कर लें, इन दोनों चीजों को मिलाने पर बर्तन गर्म हो जाएगा, ये जिंक सल्फेट गर्म हो गया होगा, बर्तन में जो घुला हुआ पानी है, जो सोल्यूशन है वो गर्म हो जाएगा। अच्छा एक चीज और याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चेंज इन टेम्परेचर 2 कैटेगरी का होता है, एक वो जिसमें गर्म चीज ठंडी होगी, और एक वो जिसमें ठंडी चीज गर्म होगी, ऐसे समझना है, तो इसको और आसान बनाते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए गर्म करना पड़ता है, कुछ रिएक्शंस ऐसी है जो शुरू ही नहीं होती, मतलब 2 चीजें ली उनको मिलाया वो कुछ भी नहीं कर रहा है, चुपचाप पड़े हैं, अब इनको कुछ कराने के लिए इनको तपाना पड़ता है, समझ गए। तो ऐसी सिचुएशन में जब रिएक्शन होती है तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि हीट एक रिएक्टेंट की तरह काम कर रही है, हीट भी देनी पड़ रही है रिएक्शन को, तब जाके प्रोडक्ट बन रहे हैं, गेटिंग इट। तो जिस भी रिएक्शन में हीट एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे हो, ऐसी रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो चेंज इन टेम्परेचर के 2 टाइप होते हैं, उनका अच्छे से बात कर ले। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिनमें हीट दी जाती है, रिएक्टेंट की तरफ होती है,
और एक होती है एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब पता होगा, एंडो का भी थोड़ा हिंदी में बोलो तो एंडो, एंडो मतलब अंदर, अंदर भेजना। थर्मिक इज फॉर हीट, हीट का पर्यायवाची होता है थर्म, ठीक है, थर्मस इसलिए बोलते हैं, ठीक है। हाँ क्या कोई, हाँ मेंटोस डाल दो, ये पूछ रहा है है ना, कोका कोला में मेंटोस डालने से क्या होता है, तो वहां पे ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन होती है और एक गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस कैटेगरी की रिएक्शन शुरू होती है, CO2 बनती है। और क्या, और इस अगर उस रिएक्शन को देखो, कोका कोला में मेंटोस वाला एग्जांपल तो सबने सुना होगा, तो उसमें ये चीज चेक करना, मेरे को श्योर नहीं है कोका कोला के अंदर से कोई सॉल्ट बन के नीचे बैठता है कि नहीं, फाइनली आफ्टर सब कुछ हो चुका होता है, सन्नाटा छा जाता है, मेंटोस ही नीचे बैठी मिलती है, तो इट इज अ प्रेसिपिटेट। क्योंकि मेंटोस में कुछ पार्ट, ये समझो मेंटोस एक सिंगल चीज नहीं है। अभी जो हमने रिएक्शन देखी उसमें जिंक एक प्योर चीज है, केमिस्ट्री की पीरियड टेबल से उठा के लाए, एक प्योर, मिलावट नाम की चीज नहीं है। जैसे ये मिलावटी है, तीन चीजें मिली हुई है, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। सिमिलरली मेंटोस भी एक कंपाउंड है, कंपाउंड। ये देखो एक ऐसा समझो, ये एलिमेंट है तो ये पीरियड टेबल से आए हैं, ये एलिमेंट से मिलकर बना है कंपाउंड। अच्छा, अगर सेम एलिमेंट से मिलकर बनता है, सेम एटम, तो मॉलिक्यूल, ठीक है। और अगर डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलकर बना है तो कंपाउंड। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। तो हीट अगर लेफ्ट हैंड पे है तो रिएक्शन कहलाएगी एंडोथर्मिक, और अगर राइट हैंड पे है तो वो होगी एक्सोथर्मिक। दोनों के एग्जांपल दूंगा, आप फिर समझ जाओगे। एंडोथर्मिक का बहुत अच्छा उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम की जो खदान होती है जमीन से निकलती है, और इसको तुमने लास्ट में पढ़ा है लाइम स्टोन के नाम से। लाइम स्टोन चूना पत्थर है ना, CaCO3। इसको जमीन से निकालते ही सबसे पहला काम होता है तपाना, और तपाने का सिंबल है ट्राइंगल, याद रखना है, डेल्टा नॉट ट्राइंगल, डेल्टा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये डेल्टा कहां बनाया, एरो पे, एरो पे मतलब रिएक्टेंट में। अभी हम पहुंचे नहीं है प्रोडक्ट पे। तो CaCO3 को तपाते हैं जमीन से, सफेद कलर का, हीट 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 को इंडिकेट करता, वही बोल रहा हूँ। तो हीट को जब भी लेफ्ट हैंड पे लिखना हो तो डेल्टा लगाते हैं एरो पे, ये तरीका होता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आसान भाषा में देखें तो तुम्हारी चौक, स्कूल में जो लिखने के लिए चौक इस्तेमाल होती है वो भी यही है। उसी पत्थर को जो जमीन से निकलता है उसको शेप देके सीधा बेच देते हैं। अगर इसमें से चूना निकालना है, चूने का फॉर्मूला देख चुके हो तुम लोग, तो 1 सेकंड लगता है, सिर्फ क्या करो, इस पत्थर को निकालो, तपाओ भयंकर, आग में फेंक दो। तो होता क्या है, इससे बनते हैं CaO और CO2। तो पहले तो ये एक रिएक्शन हो गई, खुशखबरी। और ये कौन सी कैटेगरी की रिएक्शन है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस है भैया, और प्लस चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि आंखों देखा एग्जाम्पल, तो दो तो आंखों देखे। हाँ, ये CO2 है जो उड़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एरो। ये बहुत अच्छी बात, एरो जो मैं बार बार बना रहा हूँ, हाइड्रोजन के बगल में एरो बनाया और इसके बगल में एरो बनाया, क्योंकि ये दो बातें याद रखना, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस हमेशा ऊपर ही जाती है, इसलिए उसके बगल में एक एरो बनता है अपवर्ड, और प्रेसिपिटेट हमेशा नीचे जाता है, तो उसके बगल में एक एरो बनेगा, केमिस्ट्री के सिंबल की भाषा में डाउनवर्ड। ये भी बहुत अच्छी चीज पूछी है, इसको याद रखना आगे, मतलब ये टेंशन 10th क्लास की नहीं है, बट 11th की है। इनके लिए कुछ नहीं है, चेंज इन कलर वगैरह के लिए कोई वो नहीं है, ये बस केमिस्ट्री में ऑब्जर्व किए जाएंगे ये, लेकिन नोटेशन के फॉर्म में लिखते समय इस्तेमाल होंगे, अगर आप उस रिएक्शन को लिख के किसी को बता रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बढ़िया सीख रहे हैं। तो इसलिए मेरी आदत में आ गया कि जब भी गैस बनती है मैं तुरंत एरो बना देता हूँ वो, क्योंकि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, 11th 12th में मैं सिखाते रहता हूँ, तो वहां ये जरूरी हो जाता है, लेकिन 10th में अभी ये इतना इशू नहीं है। हाँ, तो एक तो ये रिएक्शन इवोल्यूशन ऑफ गैस कैटेगरी की हो गई। नंबर 2, इसमें प्रेसिपिटेट का कोई रोल ही नहीं, क्योंकि लिक्विड था ही नहीं। प्रेसिपिटेट बनता ही तभी जब कोई चीज लिक्विड फॉर्म में उसमें जाके बैठ जाओ, या तो सब था ही सॉलिड, तो वो खेल ही खत्म हो गया। हालांकि चेंज इन स्टेट बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि ये सॉलिड था, ये भी सॉलिड है, लेकिन गैस बनी। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस के साथ साथ चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर नहीं हुआ, ये भी सफेद होता है, ये भी सफेद ही है, नो प्रॉब्लम। चेंज इन टेम्परेचर आंखों देखा एग्जांपल है एंडोथर्मिक कैटेगरी का। अब आएंगे एक्सोथर्मिक, वो कल भी देख चुके थे, T+O2 करने से जो CO2 बनती है, तो ये भी एक रिएक्शन है, काय काय का बहुत सारे एग्जांपल है इसमें भी, लेकिन यहाँ पर प्लस में आती है हीट। सबने देखा है, आंखों से देखा होगा सबने, तो डेली लाइफ के एग्जांपल देख के हम देख रहे बता रहे हैं कि ये सब की सब एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक में से होते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर दो प्रकार का है, दिखना है और होना भी चाहिए, तो उसको अलग अलग देखा जाता है। हालांकि एक ही बार में चेंज इन टेम्परेचर बोल सकते हैं इसको भी और इसको भी, बट किस तरह का, तो उसको भी डिफाइन करते हैं, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन और एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पांचों खत्म हो गए, बहुत अच्छे, तो तुम लोग सीख चुके हो। तो अब हम आते हैं अगले 3 की तरफ, बहुत ही बढ़िया चल रहा है।
आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर को कोशिश करते हैं आज ही खत्म करेंगे। सो नेक्स्ट 3 क्या है? नेक्स्ट 3 में से आधा काम मैं पहले ही कर चुका हूँ, रिएक्शन मिटा लेना हूँ, क्योंकि यही है इसका मेन पर्पस। 3 का भी वही रिएक्शन ही रिएक्शन है, सब इसी पे बात होगी। तो बात क्या होगी ये देखते हैं, इन्हीं में ही डिजाइन बनाते हैं। पहले में बना रखा है हाउ टू मेक अ, टॉपिक क्या है, हाउ टू मेक अ केमिकल रिएक्शन, नॉट केमिकल रिएक्शन, याद रखना केमिकल इक्वेशन, ये थोड़ा सा याद रखने का पॉइंट। हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन, हाँ बेटा दिव्यांश का, मोर इंफॉर्मेटिव। इसका मतलब क्या है कि जब आप, हमने पहले केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन नहीं देखी, वो जरा मैं किताब में देख के बता दूं, फिर इसको थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे। हालांकि इक्वेशन क्या होती है मैं बता चुका था, किसी बात को अंग्रेजी में लिखना केमिकल रिएक्शन है, और उसी बात को केमिस्ट्री और मैथ्स में लिख देना केमिकल इक्वेशन है। ये मेन बेसिक डेफिनेशन है। बट अब आते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग केमिकल इक्वेशन क्या होती है पहले, फिर उसको कैसे हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इंफॉर्मेटिव मतलब सूचनादायी, उसको देख के ही काफी सारी सूचना मिल जाए। जैसे इसको देख के ये तो पता चल गया कि कौन सी केमिकल रिएक्शन है। व्हेन कार्बन इज बर्न्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट। ऐसे ये केमिकल रिएक्शन थी, इसको इक्वेशन के फॉर्म में ये लिख दिया। लेकिन अभी भी क्या इसमें कुछ और सुधार किए जा सकते हैं क्या? ये हमें इतनी बड़ी बात तो बता रही है छोटे से रूप में, लेकिन क्या और बातें बता सकती है इसी के अंदर अंदर रहते हुए? तो 3 बातें और ऐड की जा सकती हैं जो हम यहां दिखा सकते हैं इसी रिएक्शन के साथ साथ। तो वो क्या है, तो उससे पहले हम समझे केमिकल इक्वेशन की बुकिश डेफिनेशन क्या है। तो द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, ध्यान से सुने, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formulae of substances involved in it is known as chemical equation। किसी केमिकल रिएक्शन को उसमें सम्मिलित होने वाले एलिमेंट और कंपाउंड के फॉर्मूले की मदद से रिप्रेजेंट करने का जो आसान तरीका है उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अंग्रेजी में द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले एंड सिंबल। ये देखो यहां सिंबल है और यहां एक फॉर्मूला है, इसलिए बहुत चालाकी से लिखा गया है डेफिनेशन को। किसी केमिकल रिएक्शन को उसमें सम्मिलित होने वाले सब्सटेंसेस के सिंबल और फॉर्मूले की मदद से रिप्रेजेंट कर देना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो अब बुकिश डेफिनेशन आराम से रखते रहना, मेन पर्पस क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये सीख गए। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा सूचनादायी कैसे बनाए? तो पॉइंट नंबर 1 है बाय रिप्रेजेंटिंग द, दिव्यांश क्या है पहला तरीका बताना जरा? बाय रिप्रेजेंटिंग द, बिल्कुल बिल्कुल, रिप्रेजेंटिंग या इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंसेज, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सारे सब्सटेंसेज के। तो सब्सटेंसेज लिख रहा हूं शॉर्ट में, सब्सटेंस सारे के सारे हैं। बताता हूं सब्सटेंस शब्द का मतलब क्या है केमिस्ट्री की भाषा में, क्या है टर्म का मतलब। तो क्या कहना चाह रहा है ये कि किसी इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन में जो भी सब्सटेंस इन्वॉल्व हुए हैं उनकी फिजिकल स्टेट शो कर दो। मैं तब से ये करता आ रहा हूं इवन। असल में मुझे ये इक्वेशन जब लिखनी थी तो ये नीचे ए क्यू जी नहीं लिखना चाहिए था, बट मेरी प्रैक्टिस में आ गया है, मैं एक इक्वेशन को हमेशा पूरी तरह लिखता हूं, तो ये वही है। तो पहला तरीका है फिजिकल स्टेट को शो करना, यानी एक नॉर्मल स्टूडेंट जब इस इक्वेशन को लिखेगा तो वो सिर्फ लिखेगा जिंक प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। लेकिन एक टेक्निकल स्टूडेंट थोड़ा सा उसको ऐसा लिखने की कोशिश करेगा, ठीक है, एरो एरो बनाएगा। एरो के बारे में फिर से बोल रहा हूँ, टेंथ में ज्यादा बात नहीं हुई है। हालांकि एरो बनाना भी, चाहे अपवर्ड एरो या डाउनवर्ड एरो, वो भी एक इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने का ही तरीका है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पे कलर नहीं लिखते हैं। हाँ, वो अपवर्ड और डाउनवर्ड एरो क्या इंडिकेट करता है? जैसे ये राइटवर्ड एरो बताता है कि इनसे वो बन गए, अपवर्ड बताता है कोई चीज उड़ गई, डाउनवर्ड बताता है कोई चीज बैठ गई। ठीक है, तो हर चीज को सिंबल्स की मदद से ही, देखो इक्वेशन है ही यार सिंबल्स में बात करना, तो हर चीज का सिंबल बना दो, ट्राइंगल बना दो हीट के लिए, है ना। हाँ देव कुछ बोल रहे हो? हाँ, डाउनवर्ड इज फॉर प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो अभी कोई एग्जांपल आता है तो उसमें अपन डाउनवर्ड एरो बना के उसको थोड़ा यूज करके देख लेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि फिजिकल स्पीड इंडिकेट करने से ये इक्वेशन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है। कैसे हो जाती है ये भी सुनो। ये इक्वेशन लेके होते हैं,
हाँ जस्ट मिनट, एक कॉल है। हेलो हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं? स्क्रीन भी कर रहा हूँ, बोर्ड बाहर कर, एक मिनट बैक जाकर वापस। आवाज सुन पा रहे हो? ठीक है। हाँ, तो पहला तरीका था कि कैसे हम फिजिकल स्टेट की मदद से एक इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा क्या है दिव्यांश? हीट चेंजेस। वो मैं नीचे वाले में दिखा चुका हूं। अगर उस रिएक्शन में एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक में से कुछ हो रहा है तो फिर हम ये वाला मेथड भी इस्तेमाल करेंगे, दूसरा वाला, जिसमें हम ट्राइंगल बना के या फिर साइड में हीट लिख के। ये भी याद रखना, ये बुक नहीं बता रही है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हीट शब्द नहीं लिखते, वहां ट्राइंगल बनाते हैं एरो के ऊपर। अगर हीट आ रही है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में हीट नहीं लिखते इधर लेफ्ट हैंड पे, एरो के ऊपर ट्राइंगल बनाते, जबकि राइट हैंड साइड पे ट्राइंगल कम बनाते हैं, हीट लिख के रिप्रेजेंट करने का चलन ज्यादा है। ठीक है, तो ये तरीका है सेकंड, बाय रिप्रेजेंटिंग द हीट चेंजेस, बाय रिप्रेजेंटिंग द हीट चेंजेस। और नंबर 3, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन under which a reaction takes place, under which the reaction takes place। ये थर्ड इंपॉर्टेंट है। एंडोथर्मिक कुछ भी नहीं, किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट को गर्म करना पड़े रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, तो वो एंडोथर्मिक है। और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट अपने आप रिएक्शन कर जाए और रिएक्शन के बाद वो जो प्रोडक्ट है वो गर्म हो। हाँ, तो यहाँ पर वही, ये CaO गर्म नहीं नहीं, ये तो यहाँ गर्म करने से CaO बना है। ठीक है, ये है जैसे CO2 के साथ हीट मिल रही है, हीट मिल रही है ना, कागज जलाया तुमने तो कागज और ऑक्सीजन मिला है, कार्बन और ऑक्सीजन मिला दिए, अब वो जल रहे हैं, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन से हीट फ्री में मिल रही है। लकड़ी को जलाना सेम है, तुमने कार्बन और ऑक्सीजन मिलाए, हालांकि इस बीच में कार्बन और ऑक्सीजन मिलते ही काम करना शुरू नहीं कर देते हैं। ये थर्ड पॉइंट, और ये अच्छा उदाहरण है। लकड़ी मैंने खुली छोड़ दी, ऑक्सीजन तो हवा दे ही रही थी, अपने आप आग क्यों नहीं लगती? अपने आप CO2 क्यों नहीं बनती है? समझो, आग क्यों नहीं लगती मत पूछो, CO2 क्यों नहीं बनती अपने आप? कार्बन है, ऑक्सीजन है, प्लस हो ही रहे। तो बात यह है कि कार्बन को एक स्पेशल कंडीशन चाहिए, तभी ये रिएक्शन शुरू होगी। ये थर्ड पॉइंट। हालांकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में थर्ड पॉइंट बहुत कम देखने मिलेगा, जस्ट यूज होगा फ्यूचर में डिटेल में, तब समझोगे। तो यहां पे कार्बन को चाहिए इग्निशन टेम्परेचर। अगर धरती का तापमान मान लो 50-60 डिग्री होता, वर्ग की लकड़ी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती, आग नहीं लगती। आग तो रिजल्ट का बाय प्रोडक्ट, जो चाहिए था उसके अलावा भी कुछ मिल जाए वो बाय प्रोडक्ट, तो हीट तो बाय प्रोडक्ट है। तो समझ रहे हो ये बात को? तो असल में कार्बन को जो माचिस दिखाई जाती है ना, एक सेकंड रुको। हाँ, तो कार्बन को जो हम माचिस दिखाते हैं, वो माचिस सिर्फ स्टार्टिंग में दिखानी पड़ती है, उसके बाद दिखाने की जरूरत ही नहीं है। वो इसलिए कि हम उस कार्बन को थोड़ा तपा दें उस लेवल तक कि वो ऑक्सीजन से अपने आप रिएक्शन कर जाए। ये है उसका मेन पर्पस। तो यही है कुछ स्पेशल कंडीशन। लेकिन स्पेशल कंडीशन के लिए मैं एक और नया एग्जांपल लेना चाहूंगा, इसको मिटाते हुए। एक बहुत कॉमन एग्जांपल जो तुम लोगों ने देखा हुआ है, सबने सुना है कि पेड़ CO2 लेते हैं, सबने सुना होगा। और पेड़ पानी भी पीते हैं नीचे से, रूट्स में से, और इससे खाना बना लेते हैं। लेकिन दो चीजों के बिना नहीं होता। अच्छा, खाने को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज बनाते हैं भाई साहब, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज भी करते हैं भाई साहब, एरो बना दो। ये अरे सिंपल रिएक्शन है यार, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब भूल जाओ, ये मत भूलना, क्योंकि ये ऐसे चलती है तो आदमी पलते हैं।
और जब ऐसे चलती है तो पेड़ पौधे पलते हैं। वो तो करनी पड़ेगी, पीरियड टेबल के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। चलिए पहले रिएक्शन को समझते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये तो मेरे घर में भी रखे, इवन कोल्ड ड्रिंक में तो दोनों मिले ही हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को जबरदस्ती पानी में घुसेड़ दिया जाता है, इसी तो कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं। थोड़ा सा पाउडर, थोड़ी सी शक्कर और ये दोनों चार चीजें मिलाओ, कोल्ड ड्रिंक तैयार घर में। तो मुद्दा ये है कि ये तो हमारे पास रोज होते हैं, और कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्यों नहीं हो रहा, वहां क्यों ग्लूकोज नहीं बन रहा। हालांकि लोग झूठ बोल देते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पी के एनर्जी आती है, मेरी तो चली जाती है, और रियलिटी भी यही है। तो मुद्दा ये है कि फिर ये होता कैसे, पेड़ों में ऐसी कौन सी मशीन लगी है। तो पेड़ों में बिल्कुल सही बात है, स्पेशल कंडीशन है जिसका मशीन का नाम है क्या, क्लोरोफिल। और ये बहुत अच्छा उदाहरण है जो मेरे मुंह से निकल गया। कोल्ड ड्रिंक में पानी और CO2 जब मिलते हैं तो वो एक फिजिकल चेंज है, यानी वहां सिर्फ पानी और CO2 एक दूसरे के पास पास आके बैठ गए हैं, घुसे नहीं है एक दूसरे में, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं किया है। तेरे एटम मेरे हो जाएंगे, मेरे एटम तू छीन ले, ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि मेरे एटम तेरे, तेरे एटम मेरे, इसी को रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग ऑफ द डेफिनेशन में देखा था कि रिएक्टेंट्स के एटम इंटरचेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट नहीं होते। तो यहां पर पहली बात तो स्पेशल कंडीशन की बात कर रहे थे, तो ये है स्पेशल कंडीशन। और मेन कंडीशन जो है वो है सनलाइट। कोल्ड ड्रिंक को हम फ्रिज में रखते हैं अंधेरे में, शायद उजाले में रखे तो ग्लूकोज बन जाए लेकिन क्लोरोफिल भी उस बॉटल के अंदर डालना होगा। और ऐसा जरूरी नहीं है, पेड़ अपने आप में एक अलग चीज है, बहुत ही अलग बातें हैं। फिर से हम स्पिरिचुअलिटी और फिलोसॉफी में घुस जाएंगे, तो वापस से केमिस्ट्री में रहते हैं। मुद्दा था कैसे एक रिएक्शन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाए। तीन तरीके, फिजिकल स्टेट काफी रिएक्शंस में देख देख के सीख ही गए होंगे कि अब तो ऐसे ही लिखेंगे, इसलिए अपन को एक स्टैंडर्ड पे काम ही करना है, सेट ही रखना है कि हम तो वैसे ही काम ही ऐसे ही करते हैं। तुम तो बता रहे हो, हमें हम यूज ही वही करते हैं ना। सेकंड चीज हीट चेंजेस, धीरे धीरे सीखने लगोगे। एंड फाइनली स्पेशल कंडीशन, तो ये भी एग्जैक्टली फिजिकल स्टेट पूछ रहा है हमसे आदि कि ये क्या लिखना है, ये SAQ गैसियस G वगैरह वगैरह यही लिखना है, इसी को फिजिकल स्टेट कहते हैं। सेकंड हीट चेंजेस, तो वो ट्राइंगल बनाना या हीट लिखना है। एंड थर्ड चीज, ये वैसे ही बहुत कम इस्तेमाल होती है, कभी हो जाए तो वो बुक में 2-4 रिएक्शन है वही वाली रख लेना, पेपर में उससे बाहर नहीं आती है, और वो अपन को पता है। तो अपन आगे बात करेंगे इन पे। सो आधे से ज्यादा चैप्टर हो गया है खत्म, 5+3 हो चुका है, अगला 5 बचा है, और टाइम हो चुका है 5:10। तो अभी हम 10 मिनट और लेते हैं और कोशिश करते हैं अगले 5 में से जितना खत्म हो जाए उतना तो खरीदें। और मैं कह रहा हूँ 5 में से 4 खत्म हो जाएंगे, 1 बचेगा, और वो एक हम कल के लिए जरूर बचाएंगे। तो पहले 5 में से 4 निपटा दें। नहीं, इजी, बहुत इजी है, 2 मिनट के अंदर 4 खत्म हो जाएंगे, इसलिए तो इतना क्यों करना है अपने को। चलिए तो अब चैप्टर का समापन करते हैं थोड़ा ढंग से। हाँ, इस चैप्टर की रीडिंग नहीं करवाऊंगा बेटा, टास्क ही यही है आज का कि चैप्टर हो गया खत्म, तो मैं जाना है घर पे, किताब उठाना है, उसको पढ़ना है। ऐसे ही पढ़ते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री, साइंस भी ऐसे ही पढ़ते हैं। ये जो लोग अभी नए आए हैं, देव है ना, शोभ और दिव्यांश जानते हैं, आदि की न्यूज स्टूडेंट है इस साल। तो चैप्टर मेरी तरफ से खत्म। अब काम यही है कि तुम्हें बुक के अंदर ये चैप्टर जहां कहीं भी पाया जाता है, जिस भी किताब को पढ़ रहे हो, रेफरेंस पढ़ रहे हो, NCERT पढ़ रहे हो, उठाओ वो चैप्टर, वहां से उसको देखो, उसकी एक बात पढ़ो, जो मैंने बोली थी वहां मिलाओ, सब मिलेगा, इवन ज्यादा मिलेगा मेरे पास, किताब में नहीं। किताब से ज्यादा मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है, तो अब और कुछ मेरे लिए बताने को है नहीं। हम कल के बाद परसों कोई एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर चुके होंगे, मोस्ट प्रोबेबली या तो साइंस की किसी दूसरे टॉपिक से या फिर सोशल से ले लेंगे। चलो तो अभी पहले ये खत्म करें, आखिरी 5 में घुस जाएं। तो क्या हुआ, नहीं इसका कोई लिमिट नहीं है, इसको तो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं अपन, अपने कोई बंद करना पड़ता है तो सब अच्छे ही फीचर है, बढ़िया। तो बहुत जल्दी एक चीज और याद कर लो, सुन लो, मतलब कि केमिस्ट्री का टेस्ट अपलोड हो जाएगा, तुम्हें तो नोटिफिकेशन से पता चलेगा ऐप पे। मैं किसी दिन केमिस्ट्री का टेस्ट अपलोड करके यहाँ पे डाल चुका हूँ, MCQs होंगे और मार्क्स होंगे, और तुम लोगों का रिपोर्ट कार्ड वहीं आएगा। तो ये इस ऐप के फीचर्स है, मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। मोस्ट प्रोबेबली संडे को इस चैप्टर का टेस्ट होगा, सो स्टे रेडी है ना, पढ़ के रखना संडे तक में। तो अपन सारे फीचर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मिल रहे हैं तो फिर यूज करेंगे ही करेंगे ऑब्वियसली, है ना। तो आखिरी 5 बिल्कुल, मैं जैसे सुनो होगा क्या, ऐप का फीचर क्या है कि मैं पेपर आज बना के डाल सकता हूँ, और उस पर तारीख डाल दूंगा कि इतनी तारीख को 1 बजे ये पेपर बच्चों के सामने खुलना है।
तो तुम लोगों को उसके एक दिन पहले, आधे दिन पहले, 2 घंटे पहले, आई डोंट नो कब, लेकिन एक नोटिफिकेशन आएगा कि इतनी तारीख को एक टेस्ट के लिए तैयार रहना, 4 बजे, 2 बजे, 5 बजे, जो भी मैं टाइम वहां डालूंगा वो उतने टाइम पे फिर तुम्हें वो नोटिफिकेशन मिलेगा। वो तुम मेरे से पर्सनली कम्युनिकेट कर सकते हो, बट इसको इस तरह देखो कि मान लो हम बहुत ज्यादा हैं तो कम्युनिकेशन नहीं है, तो ऐप तुमसे बात करेगी मेरे बिहाफ पे, मैं ऐप को बोलूंगा, ऐप तुम्हें बोलेगी कि ऐसा होने वाला है, जस्ट लाइक नोटिस बोर्ड भी है इसके अंदर। तो ये पता है, ऐप के फीचर्स को तुम भी एक्सप्लोर करना सीखो ताकि तुम एक रियल स्कूलिंग का मजा ले सको वर्चुअली। गेट माय पॉइंट? रियल स्कूलिंग कैसी होती है उसको फील करना शुरू करो। और ये रियल में ऐसे ही होता है। टीचमेंट मैं मान रहा हूँ मेरे हिसाब से एक स्कूल है, मेरे लिए एक स्कूल की तरह है, और बेहतरीन स्कूल जो आपको परेशान नहीं कर रहा है, बस आपकी हेल्प कर रहा है हर चीज में। टीचर जो करना चाहता है करे, दे आर जस्ट देयर टू हेल्प यू। इतना मजेदार है, इसलिए मेरे को बहुत पसंद आ रहा है। चलो आगे बात करते हैं। आखिरी 5 है टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की हो सकती है, हमने इनको कितनी तरह से बांट रखा है अपने स्टडी को आसान बनाने के लिए। तो टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये भी 5 है, ये तो पहले ही पता चल गया होगा। सो नंबर 1 इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2 decomposition reaction. Number 3 displacement reaction. Number 4 double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मार्कर की लिमिट आ चुकी है तो करते हैं फिर भी। आखिरी है रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारा कल रखेंगे टॉपिक, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, लेकिन शुरू के 4 तुम ऑलरेडी देख चुके हो, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है और हम बहुत देर से कई सारी केमिकल रिएक्शन ही तो लिख रहे थे। यानी हमने जितनी भी केमिकल रिएक्शन लिखी है एग्जाम्पल के तौर पर, वो सब या तो ये थी या ये थी, होना तो पड़ेगा ना। बात को उस तरह देखो। तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन का मैं जो आसान तरीका देता हूं वो ये कि जिसमें रिएक्टेंट तो बहुत सारे हो बट प्रोडक्ट हो सिर्फ एक, यही तो कॉम्बिनेशन होता है। जो कुछ था सब जुड़ गया, कंबाइन। C+O2 इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिएक्ट किया और पानी के 2 मॉलिक्यूल बने, इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो बहुत रिएक्शंस हैं, एग्जांपल ढूंढना गूगल पे, ढेर मिलेंगे। बात समझ में आनी चाहिए होगा क्या। आसान चीज, मैनी टू वन मेरा जो तरीका है, मैनी टू वन। बहुत सारों से जब एक चीज बनती है तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। उल्टा कर दो, डिकम्पोजिशन मतलब भी तो ये होता है, टूटना, डिकम्पोज होना, टूट जाना। तो 1 to many इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका भी एग्जांपल बता चुका हूं बेटा थोड़ी देर पहले। कैल्शियम कार्बोनेट को जमीन से निकाल के तपा दो तो 1 से 2 तो हो ही जाते हैं, CaO प्लस CO2। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 1 to many, एक से बहुत चीजें बन रही हैं, 1 to many, दैट सिंपल। और ऐसी बहुत रिएक्शन और किताब में देख लेना, जगह जगह मिलेंगी। तो रिएक्शन कौन सी है क्या है उस पर ध्यान कम दो। कल भी हम इस टॉपिक को उठाने वाले हैं, कल इस पर और थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे, जो हमने +1 +2 +3 सीखे थे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी हमने सिर्फ रिएक्शन को रटना सीखा है, उसके अंदर घुसना नहीं सीखा। अच्छा, बात करते हैं नंबर 3, जो पहली रिएक्शन में सबसे एग्जाम्पल के लिए इस्तेमाल करता रहा हूँ, वो इसी का बेस्ट एग्जाम्पल है। Zn + H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 + H2। तो इसमें पहली और दूसरी जैसी कोई हरकत नहीं हो रही, ये तो पहली चीज पकड़ ली अपन ने। एरो नहीं बनाए, सिंबल नहीं लिखे, उस पर ध्यान मत दो क्योंकि सब तुम्हें पता है। मुद्दा समझो क्या, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, हटा देना। क्या हुआ, जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को हटा दिया। लेकिन मुद्दे की बात, इसके नीचे डबल डिस्प्लेसमेंट लिखी है, उसमें 2 चीजें एक दूसरे को हटाएंगी, यहां एक ने किसी एक को हटाया है। तो यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। इसकी ट्रिक भी यही है मेरे हिसाब से, क्या कि जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट वाली तरफ लेफ्ट हैंड पे एक एलिमेंट हो और एक कंपाउंड हो तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्योंकि एलिमेंट अकेला होता है, एक होता है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है उस कंपाउंड में घुस के किसी को हटाने के अलावा।
तो ये हरकत सिर्फ एलिमेंट कर सकता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट और एक कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं तो समझ लो एग्जाम्पल ढेर आएंगे। अभी आने वाले 4 चैप्टर में भी एग्जाम्पल आएंगे, इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सही जगह पर रखा है कि इस चैप्टर का रिवीजन पूरे साल ही होगा, क्योंकि सारे चैप्टरों में रिएक्शन ही रिएक्शन है। तो तुम्हें कोई सी रिएक्शन चैप्टर 2 में आएगी, उसको देख के मैं पूछ लूंगा बताओ कौन सी, ये करना है। इवन ये भी रिएक्शन चैप्टर 1 की नहीं 2 की है, वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 में तो एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल हो रही है ये चैप्टर 2 की, एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्योंकि ये भाई साहब ऐसे है और ये भाई साहब सॉल्ट, तभी तो पढ़ना है इसको। तो आगे बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। HCl दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड, और बेस जिनको नहीं समझ में आया था वो समझ लेना, NaOH दुनिया का सबसे खतरनाक बेस। अगले चैप्टर में बात होगी इन पे। तो दो सबसे खतरनाक चीजें मिलाई। HCl तुम्हारी बॉडी पे गिर जाए तो जल जाओगे, और NaOH अगर गाढ़े रूप में गाढ़ा NaOH अगर तुम्हारे बॉडी पे गिर जाए काफी टाइम के लिए तो गल जाओगे। तो ये भाई जला देते हैं और ये भाई गला देते हैं, लेकिन हम इन दोनों को मिला देते हैं, और इनको मिला देते हैं तो जो चीजें बनती हैं वो हैं NaCl और वाटर। इसमें हम नहा लेते हैं या फिर शक्कर और नींबू डाल के पी लेते हैं, शिकंजी बना लेते हैं। हाँ आयोडीन नहीं बेटा, Cl क्लोरीन नहीं, सीधा कार्बन नहीं, और Cl क्लोरीन, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड, वन ऑफ द खतरनाक, नंबर 2 कहते हैं वैसे। NaOH दुनिया का सबसे खतरनाक बेस। इन दोनों को मिलाया और मिला क्या, NaCl, सफेद नमक, वो भी पानी में घुला हुआ। शक्कर डालो नींबू डालो पी जाओ, दुनिया के सबसे खतरनाक एसिड और बेस को। तो ये हुई क्या, पहले इस पर बात करें, चैप्टर 2 में आगे की लड़ाई करेंगे। ये हो गया, कैसे हो गया, अभी हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या Na ने H को हटाया, H ने Na को हटाया, तो Na आ गया H पे, NaCl नमक बन गया, H और OH पानी बन गए, H और OH पानी बन गए। क्योंकि पानी को इस तरह पे स्ट्रक्चरली देखना होगा, पानी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो H और OH अलग अलग हो गए थे, ऐसे ये जुड़ गए तो पानी ऐसे देखना है। तो ये मेन मुद्दा है। अच्छा अपन ने क्या सीखी, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट कब होता है, जब दोनों के दोनों कंपाउंड हो, मैं तेरी टेरिटरी में घुस जाऊंगा तू मेरी में घुस जाइयो, दो नई चीजें फिर बन जाएंगी, तो इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। तो चारों की आसान ट्रिक बता दी मैंने। जहां कई सारी चीजों से एक बने कॉम्बिनेशन, जहां एक से कई सारी बने डिकम्पोजिशन, जहां एक कंपाउंड और एक एलिमेंट पार्टिसिपेट करें तो डिस्प्लेसमेंट, और जहां दोनों कंपाउंड पार्टिसिपेट करें तो रट लो कि वहां होके रहेगी डबल डिस्प्लेसमेंट, बशर्ते इधर सिंगल कंपाउंड ना बन जाए, वरना वो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन में चली जाएगी। तो कुछ कुछ चीजें याद रखनी है, बस डिफरेंस समझ में आ रहे होंगे। इन दोनों में कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन जैसी कोई हरकत नहीं है, और कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन में इन दोनों जैसी हरकत दिख जाए तो बताना कल क्या तुमने अलग अलग रिएक्शन में देखा। विदाउट टाइम खाता है थोड़ा सा, तो इसको अच्छे से कल पूरा चैप्टर एंड करते हुए बात करेंगे। जितने डाउट है कल लेके आना, तो आज का काम खत्म। तो कोई डाउट, देव, दिव्यांश? हाँ क्या का डाउट सेशन का? हाँ मैं ही बोलूंगा कल ही इस्तेमाल करो ना, कल बहुत छोटा सा टॉपिक, मतलब ऐसा नहीं टाइम खाएगा, थोड़ा सा ही खाएगा। अपन ने आज ही में सब फाड़ के देख दिया, तो ये क्या ही कर लेगा, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, तब भी आधा घंटा बचेगा। तो हाँ स्पेशली फिर अपन आगे भी रखेंगे, टेंशन मतलब अभी रिपीटेशन भी होते रहेगा, है ना। इसकी टेंशन देखो देव, थोड़ा सा अपने से एनालाइज करो। मैं जिस स्पीड से जा रहा हूँ तो एनालाइज कर सकते हो, 2-3 महीने में सिलेबस को उठा के फेंक देंगे अपन। ऑल वी नीड इज कि तुम लोगों की तरफ से बराबर कोऑपरेशन आना चाहिए, क्योंकि चैप्टर में मैंने एक तरफ से भी कोई कमी नहीं रखी, ज्यादा ही पढ़ाया है, समझ लो। जल्दी भागने के चक्कर में ऐसा नहीं कॉम्प्रोमाइज किया, कॉम्प्रोमाइज तो कभी करते ही नहीं। वो तो स्पीड ही तेज हो गई अब अपनी, है ना, उतना टैलेंट आ गया, तो टैलेंट का अपन को फायदा उठाना है। चैप्टर तो तुम इतना ज्यादा सीखो, टीचर सीख जाए तुमसे कुछ इस मैथ से, ठीक है ना। हाँ करना करेंगे कभी। हाँ हाँ दिव्यांश क्या हुआ? वही लास्ट में ऐसे ही सिखाऊंगा कल के, फिर उसके बाद पढ़ना तू कह रहा हूँ ना, इसलिए वेट कर ले, उसको छोड़ दे, बाकी सब पढ़ ले। और वैसे भी लास्ट टॉपिक है तो एक पेज छोड़ देना आखिरी का, ऐसा मान ले। अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एक पेज छोड़ देना, वो एसएन पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ 5-10-15 पेज, 5 पेज नहीं होंगे लगभग इसमें। हाँ एसएन में 50 पेजेस का चैप्टर है, लेकिन बढ़िया है, 50 के 50 पेज इतने सिंपल हो गए हैं आज तुम्हारे लिए जो एसचंद पढ़ रहे हैं। मैंने बताई थी देव एक किताब होती है एसचंद यहाँ पे, है ना। तो चाहो तो तुम क्या करना, व्हाट्सएप में ग्रुप में जाना, इन लोगों का जो नंबर है ना, आदि नाम से एक नंबर होगा,
उस पर कांटेक्ट कर लेना और आदि को बोलना कि वो फोटोज ले ले 10 पेजेस के कम से कम आज, और वो तुम्हें व्हाट्सएप पे भेज दी। आपस में करते रहना, मेरे को पता भी नहीं चले, ये तुम्हें आपस में करना है, ठीक है। तो आदि के पास बुक है, मेरे सामने रखी है इसलिए, तो ये जरूर कर लेना आज, देव है ना। तो ये ग्रुप में कांटेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। तो ये फोटोज लेके अच्छी सी तुम्हें आज भेज देगा क्लियर, तो वो कर देगा, मेरे सामने बात कर रहा है, तो ये जरूर कर सकते हो, है ना। दिव्यांश तेरे पास है ना चंद? दिव्यांश, ये मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। एस चंद, मनजीत सिंह और लखमीर सिंह और मनजीत कौर, ये इस तरह की बुक है। वो एक तो इसके कवर बदलते रहते हैं, अलग अलग कवर रहती है। अंदर से थोड़ा दिखा देता हूँ, हाँ वही वही, अंदर से थोड़ा ऐसा दिखती है ये बुक। ये इसका इंडेक्स है, ये पैटर्न है। टेंशन मतलब मंगा लेना इसके फोटोज, तो है ना, अगर नहीं है तो ग्रुप में ही डलवा लेना, और फोटोज भी जिसको चाहिए होंगे वो लेते रहेगा। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस तरह शुरू होता है, ठीक है। ये इसकी थ्योरी दी हुई है और काफी लंबा चौड़ा चैप्टर है, ये बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो और एक काम करना, ये आदि की बुक से मत मंगाना, जिसके पास भी फ्रेश हो, जिसमें लाइन वाइन कम खींची गई हो, तो ऐसा कर लेना। जो भी ये ग्रुप में है ना, देख लेना। हाँ दिव्यांश, क्या हुआ? हाँ दिव्यांश, अब बोल, क्या हो रहा है? क्या नहीं, आवाज नहीं आ रही थी तेरी, आप बोल। यश चंदेल अपन कहाँ चले गए थे बेटा? यश कहाँ था? या मजाक नहीं कर रहा, पता है इतना बढ़िया चैप्टर खत्म हुआ है ना। दिव्यांश का नेटवर्क प्रॉब्लम है। चल अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, मैं तेरे को पर्सनली कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है।